नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। आज घाना के लिए रवाना हुए पीएम मोदी कुल 5 देशों की करेंगे यात्रा। ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3 लाख श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन कराया गया। कोलकाता गैंगरेप केस 3 आरोपियों की कस्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। लॉ कॉलेज ने मनोनीत मिश्रा को नौकरी से निकाला। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का मिशन मजबूती। 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य। वहीं कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी दावा। वैक्सीन से इसका संबंध नहीं। 18 से 45 साल के लोगों पर रिसर्च हुई। राजस्थान गुजरात में जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश। 15 राज्यों में कम वर्षा। जुलाई में एमपी यूपी समेत 23 राज्यों में ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से यूपी में कांग्रेस का बड़ा प्लान देखा जा रहा है। मजबूती की कवायद और पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम स्तर तक मजबूती करेगी कांग्रेस। और 3 से 7 जुलाई तक हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिला शहर कमेटियों का शपथ ग्रहण एक साथ कराया जाएगा। सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। समारोह के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जोश भरने का प्रयास भी देखा जा रहा है। 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य। पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की भी पहल देखी जा रही। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं आपको। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। सांसद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही समारोह के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास। 15 अगस्त तक बूथ स्तर तक कमेटियों को तैयार रहने के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। तो राजधानी लखनऊ से खबर, यूपी में कांग्रेस का ये बड़ा प्लान। तक बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और अयोध्या से खबर बता देते हैं। भक्तों में रामलला के वीआईपी दर्शन की होड़ लगी है। 6 जुलाई तक वीआईपी दर्शन की बुकिंग फुल। रामलला की आरती की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है और 17 जुलाई से उपलब्ध होंगे ऑनलाइन पास। रोजाना ऑनलाइन जारी होते हैं करीब 300 पास। साथ ही 2500 ऑफलाइन जारी होते हैं पास। वीआईपी दर्शन के लिए स्लॉट भी 7 स्लॉट बनाए गए हैं। तो वीआईपी दर्शन के लिए 7 स्लॉट बनाए गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रामलला आरती के लिए ऑनलाइन जो बुकिंग थी वो फुल हो चुकी है। साथ ही साथ एक नया स्लॉट 7 स्लॉट भी बनाए गए थे, वो भी फुल हो चुके हैं। खबर बता रहे हैं
17 जुलाई से उपलब्ध होंगे ऑनलाइन। रोजाना ऑनलाइन जारी होते हैं 300 पास। और औरैया से खबर आ रही है जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखा जा रहा है। रहटपुरवा में जिले मिले हैं शव की शिनाख्त को पुलिस ने अस्वीकार कर दिया है। 28 जून को जिसे नूर मोहम्मद समझकर दफनाया गया था वो निकला जिंदा। और मुंबई से कॉल करने पर पहचान खुली है, पूरी पोल खुलती नजर आई। पुलिस भी हैरान रह गई, पहचान रद्द कर दी गई है और अब फिर से जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी सदर फिर से शुरू हुई है असली शव की पहचान की प्रक्रिया। उलझन में पड़े परिजन और ग्रामीण। तो खबर औरैया से, उलझन में पड़े परिजन और ग्रामीण। और चूंकि जिसे मृत घोषित किया गया था, जिसे दफनाया गया था, वो जिंदा बताया जा रहा है। औरैया क्षेत्र के रहटपुरवा में मिट्टी में सना हुआ अज्ञात पुरुष का शव मिला था। तत्समय अज्ञात शव की पहचान है तो स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया गया था। इसी क्रम में अज्ञात में मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। दिनांक 28 जून 2025 को शमसुल खां पुत्र गुलमीर खां निवासी सेंगनपुर थाना अयाना जनपद औरैया, ग्राम प्रधान सेंगनपुर के पुत्र इसरार खां तथा अन्य ग्रामीणों द्वारा थाना कोतवाली औरैया में आकर अज्ञात शव की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ नूरे पुत्र स्वर्गीय तौफीक उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम सेंगनपुर थाना अयाना जनपद औरैया के रूप में की गई थी। पहचान करने वालों को मोर्चरी ले जाकर भी मृतक के शव को दिखाया गया था। और बागपत से आ रही है खबर जहां पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल देखा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के खिलाफ ये प्रदर्शन। 135 स्कूलों पर बंदी का संकट भी मंडरा रहा है। शिक्षा के निजीकरण का आरोप है। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी, सरकार के फैसले पर सवाल उठे हैं। धरने में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेंद्र ढाका ने चेतावनी दी। स्कूल चलो अभियान पर भी सवाल उठे। 50 से कम छात्रों वाले स्कूल बंद करने का विरोध। सरकारी आदेश वापस लेने की मांग। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बागपत से एक खबर बता रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। प्रदेश की सरकार द्वारा जो है हाल ही में एक आदेश पारित किया गया है कि 50 से कम छात्र संख्या वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है। हमारा ये कहना है कि यदि इस तरह से स्कूलें जो कि अधिकांश क्षेत्र में ग्रामीण और देहात क्षेत्र में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब मजदूर और किसान के बच्चे वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद करने की बजाय उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। स्कूल चलो अभियान आपकी सरकार का एक कार्यक्रम है, उसके तहत उसमें छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए। यदि इस तरीके से पूर्ण से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो जो गरीब बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगी। क्योंकि ग्रामीण देहात क्षेत्र में जो है ग्रामीण अपनी बेटियों को दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो ये जो है जो आदेश है वो स्कूल चलो अभियान के विपरीत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विपरीत है। इसी खबर पर है कुलदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 135 स्कूलों पर संकट मंडराने की बात सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी की ओर से ये प्रदर्शन शिक्षा को निजीकरण करने का भी एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। अभी की स्थिति प्रदर्शन की बात करें तो क्या कुछ देखा जा रहा है? जी बता दूं वंदना आपको कि बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह से 135 यदि विद्यालयों को बंद कर दिया जाए तो उन छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज एक जुलूस के रूप में एक पूरा प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं वंदना, इसमें जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है सोमेंद्र ढाका और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वगैरह और जो अन्य लोग थे, उन्होंने आज एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि
इस घोषणा को वापस नहीं किया गया है। तो जिस तरह से घोषणा की गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा कि जिस तरह 5 बच्चे अगर स्कूल में रहेंगे तो उनको स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए कुलदीप। और बागपत से तस्वीर 135 स्कूलों पर संकट मंडरा रहा है। निजीकरण का ये आरोप, शिक्षा को निजीकरण करने के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। अमरोहा से खबर, जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक महिला अपने 6 बच्चों में से 3 को छोड़कर 45 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चली गई। साथ ही उसने अपनी नाबालिग बेटी को भी साथ ले लिया, जिसमें परिजन और स्थानीय लोग नाराज भी दिखे। महिला और नाबालिग बेटी एक होटल में काम करती थी, जहां उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसकी पत्नी हाल ही में उसे छोड़कर चली गई थी। परिजन और ग्रामीणों में चूंकि विरोध भी देखा गया। ग्रामीणों ने कोतवाली गेट पर प्रदर्शन किया और नाबालिग के साथ ले जाने को आपराधिक बताया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। वो जो है लड़की को लेकर चली गई होटल में। होटल वाले के धोरे जो काम करते रहे चौहान से, उनसे उसने कलेक्शन कर लिया। वो आप भी रह रही है, हमारी लड़की को भी रख रही है और हम अपनी लड़की को लेना चाहते हैं, लड़की को नहीं दे रहे। महिला पे कितने बच्चे हैं उनके? महिला 6 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़के। मामला ये है, हमारी मम्मी होटल पर रहती थी। कौन से होटल पे? यहाँ 83 में गैस एजेंसी के सामने को है। तो वहाँ रहने के बाद किसी के संग उसके गलत संबंध बैठ गए, तो हमारी मम्मी आना नहीं चाह रही। जाति का चौहान है वो, और हमारे जब जी मुकदमा डाल दिया। हमारी बहन यूँ कह रही है कि खुद के भैया मुझे पकड़ रहा है। शिरब चौधरी इसी खबर पर है। शिरब, नाबालिग बेटी के साथ जाने का विरोध भी देखा जा रहा है और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन, प्रेम प्रसंग से हड़कंप भी देखा जा रहा है। तस्वीर चूंकि दिखा रहे हैं, मामला पूरा क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जनपद अमरोहा से ये बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पे 6 बच्चों की मां जो प्रेमी संग फरार हुई है और साथ में नाबालिग बेटी को भी ले गई है। ऐसे में जो जितने भी उस महिला के परिजन हैं, उन्होंने वापस लाने की मांग की है, कोतवाली गेट पर प्रदर्शन किया है। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में ये एक अजीबोगरीब प्रकरण जो है वो सामने आया है। यहाँ पे जो 6 बच्चों की 45 वर्षीय महिला है, उसके किसी व्यक्ति के साथ में जो है वो होटल में काम करने के दौरान प्रेम प्रसंग हो गया था। और उसमें जो है ये बात भी सामने आई है कि इसमें जो महिला है और जो पुरुष है जो प्रेम प्रसंग में है, उसका जो महिला है उसकी पत्नी कुछ ही दिन पहले उसे छोड़कर चली गई थी। और इस दौरान जो महिला है उसका होटल में काम करने वाली उससे प्रेम प्रसंग हो गया और महिला 6 बच्चों में से केवल 3 ही उसके साथ रहते हैं। जब महिला के लापता होने की खबर परिवार को मिली तो यहाँ पे नाबालिग बेटी को जो साथ ले गई महिला, उसको लेकर परिजनों में वो काफी आक्रोश है और उन्होंने हसनपुर कोतवाली गेट पर प्रदर्शन किया है और मांग भी की है कि जो महिला एक नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गई हो, सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है और ऐसे स्थिति में जो है उस महिला से उस नाबालिग बेटी को वापस कराया जाए और ऐसी स्थिति में जो उसका प्रेमी और जो महिला प्रेमिका है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो है पुलिस ने भी ये माना है कि हम पूरी तरह से उन्हें आश्वासन दिया है कि अब इसमें पूरी जांच पड़ताल करके और जो महिला और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसे भगाकर ले गया है उसको लाया जाएगा थाने में और उससे पूछताछ की जाएगी और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि जो नाबालिग बच्ची को अपने साथ ले गया है वो एक अनुचित है और वह आपराधिक है, इसलिए उसको जो है कहीं ना कहीं उसके चंगुल से छुड़ाया जाने की पुलिस ने बात कही है। जी बहुत शुक्रिया शेरा पूरी जानकारी देने के लिए। और अमरोहा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, नाबालिग बेटी के साथ जाने पर विरोध प्रदर्शन चूंकि देखा जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। योगी सरकार ने आज वन महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा और जहां सरकार का वृक्षों के संरक्षण पर जोर रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पौधारोपण से संबंधित जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि इसमें प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक समेत अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूली बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। सीएम योगी की अपील है कि 2 फलदार पौधे लगाकर उनका संरक्षण करें और इसके साथ साथ वन मंत्री ने खास बातचीत में कहा कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण अच्छा रह सके। उनका कहना है कि इस बार 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का भी लक्ष्य रखा है और सभी विभागों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पैसे वन विभाग देगा और पौधों को सुरक्षित रखना उन विभागों का ही लक्ष्य होगा। अब की बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है और ये वृक्षारोपण का अभियान 35 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान हमारे 27 विभागों के सहयोग से होना है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जन सहभागिता से होना है। हम चाहते हैं हर बच्चा, हर पुरुष, हर महिला, सभी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, सीए, व्यापार मंडल, इंडस्ट्रियलिस्ट, पत्रकार बंधु सब मिलके पेड़ लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। इसी तरह से पेड़ से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दूसरी नहीं होती। तो हमको पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना भी है और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यावरण के अंतर्गत देखा गया है कि पेड़ों को लगाने का और लगभग इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने जाने का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए प्रमुख सचिव पर्यावरण हमारे साथ में अनिल कुमार जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार कितने पौधे लगाए जाने हैं और क्या योजनाएं बनाई गई हैं, किस माध्यम से लगाए जाएंगे? इस वर्ष हम लोग 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे और ये हम लोगों ने विभिन्न विभागों को भी लक्ष्य आवंटित किया है। उसमें एक बड़ा जो टारगेट है वो वन विभाग को करना है, ग्राम विकास भी करेगा और बाकी विभागों को भी हमने लक्ष्य आवंटित किया है। हमारे पास जो वन विभाग में नर्सरी है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में, हमारे टारगेट से ज़्यादा हमारे पास पौधे उपलब्ध है और उसका टाई अप भी हमने विभिन्न विभागों से और विभिन्न जिलों से कर दिया है। कितने विभागों को आपने इसमें जोड़ा हुआ है कि लगाने के लिए पौधे, और अब तक कितनी मांग आ चुकी है उनसे? लगभग हमारे यहाँ 25 से अधिक विभाग हमारे इसमें जुड़े हैं और उनकी मांग इंडेंट हमारे पास आ गई है। और जैसे हमने बताया कि विभागवार और जिलेवार लक्ष्य हमने आवंटित कर दिए, तो 35 करोड़ जो लक्ष्य है हमारा, उसको हमने विभाग में भी और जिले में आवंटित कर दिया है। तो उस तरीके से हमारा सब टाइड अप हो गया है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो अच्छा खासा पौधा लगाया गया था आप लोगों के माध्यम से, केयरिंग भी आप लोगों ने अच्छी की। कितना पौधा बचा होगा लगभग? देखिए, हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पे अगर पौधे में कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको फिर दोबारा चेंज भी करते हैं। तो हमारा 90% के आसपास, हमारा 90% से अधिक ही है हमारा जो कि सेफ्टी है। लेकिन ये पिछले साल का है, पिछले साल का जो है उसमें अलग मानक है, उससे अलग मानक इस तरीके से है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पौधे जो है वो सुरक्षित हैं, उनकी हमने देखभाल की व्यवस्था करी है, उनके पानी देने की व्यवस्था करी है, सुरक्षा की व्यवस्था करी है। और ये शो भी करता है, जो FSI की रिपोर्ट है उसमें ये शो किया कि जो गत वर्षों में जो वृक्षारोपण हुआ है उसका अच्छा नतीजा जो है यूपी में आया है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने को मिला है कि जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, बलिया हो गया, इन जगहों पे जहाँ जंगल एरिया है वहाँ पे पेड़ों की कटान बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, उसमें हम लोग ने अपने जो फील्ड फॉर्मेशन है उनको सेंसिटाइज किया है और जहाँ जहाँ पे भी किस तरह प्रकार की शिकायत आती है तो हम लोग उसमें कड़ी कार्रवाई भी करते हैं और उसके हम लोग जो भी हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हम लोग ले रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में अनिल कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पौधारोपण किया जा रहा है और एक एडवाइजरी के माध्यम से जो है सभी विभागों को तैनात किया गया है और इसी के माध्यम से जो है पौधारोपण जो है कराया जा रहा है। सभी विभागों को अलग अलग पौधे बांट दिए गए हैं और उनको बचाना और फिर उनको सुरक्षित रखना, ये काम जो है उन्हीं विभागों का होगा। कैमरामैन अजित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़,
वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और वन मंत्री हमारे साथ में है अरुण सक्सेना जी। सर, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 7 दिन तक चलेगा इस कार्यक्रम। कितने पौधे लगाए जाएंगे? देखिए, हम लोगों को इस सेशन में, इस समय, इस बारिश में 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है, लेकिन हम चाहते हैं 35 करोड़ से कहीं ज़्यादा पेड़ हम लगाएं और ये पेड़ हमारे सभी सरकारी विभागों के सहयोग से लगेगा, सभी सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से लगेगा। उसके साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में जन सहभागिता से पेड़ लगाएंगे। आपको मालूम होगा कि आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, यूपी में जिस जन सहभागिता से पेड़ लगे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस बार भी हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं और हम लोगों से यही कह रहे हैं, जिस समय पेड़ लगाओ तो अपनी माँ के साथ लगाओ, और माँ अगर स्वर्गवासी हो चुके हैं तो उनका नाम लेके पेड़ लगाओ, ताकि पेड़ लगे। और पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, जो मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो माँ से बड़ी चीज़ दूसरी नहीं और ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दूसरी नहीं। तो इन दोनों को हमारे माननीय मोदी जी ने जोड़ दिया है और दोनों काम सभी को मिल के करना है। मैं सभी संस्थाओं से, सभी संगठनों से, पत्रकार भाइयों से भी ये कहूँगा कि एक पेड़ ज़रूर लगाओ। इस सप्ताह जो पेड़ लगाए जाएंगे, इस सप्ताह पर पूरा अगर कोई बच्चे का जन्म अगर होता है तो उसको आपकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो क्या है योजना? इस सप्ताह में 1 से लेकर 7 तारीख तक जो सप्ताह है, इसमें जो भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें एक ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक पेड़ दिया जाएगा। उनके माँ बाप से कहा जाएगा, जिस तरह से तुम बच्चे का लालन पालन अच्छी तरह से करते हो, उसी तरह से इस पेड़ का भी लालन पालन अच्छी तरह से करो। ग्रीन बेल्ट एरिया जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, जो बड़े हाईवे बने हुए हैं, वहाँ पे पौधे लगाए जाने हैं, उनकी संख्या कितनी होने वाली है? देखिए, ऐसा है, अलग अलग एक्सप्रेसवे के अलग अलग नंबर हैं। जो ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेसवे है उस पर ज़्यादा लगेंगे, जो कम बड़ा है उस पर कम लगेंगे। मिड लाइन पे भी हम लगाएंगे और पौधों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। पिछले वर्ष जो पौधे लगाए गए थे उसमें कितने परसेंटेज तक देखा गया सुरक्षित बचे हुए हैं? मैं समझता हूँ 80 से 90% तक पेड़ सुरक्षित है। और आपने स्वयं भी महसूस करते होंगे कि पहले से हरियाली बढ़ी है। आप खुद देखिए अपने आसपास में कि आज से 5 साल पहले कितने पेड़ दिखते थे और आज कितने पौधे दिख रहे हैं। इस बात को अब हर आदमी खुद ही आकलन करे और वैसे मैं समझता हूँ पहले से ग्रीनरी बढ़ी है। तो ये थे हमारे साथ में वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वन महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार मनाया जा रहा है और एक पौधा माँ के नाम जो है लगाया जा रहा है, सभी से कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति एक पौधा जो जरूर जो है अपने माँ के नाम पे लगाए। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र में बुधवार तड़के पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस आत्मरक्षा की गई। जवाबी फायरिंग में भी हिस्ट्री शीटर घायल हो गया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौफीक उर्फ गुड्डू पुत्र लल्ला खां बहेड़ी के रूप में की है। जब टीम पॉलिटेक्निक कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंची तो एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में कॉलेज की दीवार के पास खड़ा था। पुलिस के टोके जाने पर उसने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर सीएसडी बहेड़ी भेजा गया है। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गुड्डू पर लूट चोरी, गैंगस्टर एक्ट और अवैध असलाह के साथ ही गंभीर धाराओं में करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। वह थाना शेरगढ़ का घोषित हिस्ट्री सीटर भी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। आज दिनांक 2 जुलाई की भोर में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा गश्त के दौरान ग्राम रुड़की के पास पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग के समीप एक व्यक्ति को जब धोखा उठा गया तो उस व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई प्रख्यात फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हो गया है। इसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया। दूसरा इसका नाम तौफीक उर्फ गुड्डू सराफ लल्ला खां निवासी शेरगढ़ पता चला है। ये हाल निवास इसका थाना बहेड़ी क्षेत्र में पता चला है। इस पर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। यह थाना शेरगढ़ का हिस्ट्री शीटर भी है, शातिर चोर है और संभवतः चोरी के इरादे से ही सुबह घूम रहा था जब इसको पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का,
एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। अमरोहा से खबर बता रहे हैं, अज्ञात बदमाश ने युवक को गोली मारी है। सड़क किनारे बाइक खड़े करके शौच के लिए जा रहा था युवक। गन्ने के खेत से निकले बदमाश ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। गजरौला कोतवाली क्षेत्र के कुमराला चौकी क्षेत्र की ये घटना है। तो गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गया। वहीं गजरौला कोतवाली क्षेत्र के कुमराला गांव की घटना। अमरोहा में अज्ञात बदमाश ने युवक को गोली मारी है। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नाम योगेश पुत्र चरण सिंह निवासी कुमराला थाना गजरौला कुमराला कच्चे पुल के नीचे फ्रेश होने के लिए गया था, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से उसके कंधे पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। घायल को उसके परिजनों द्वारा थाने पर लाया गया और उसको उपचार के लिए थाने द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने अपने बयानों में बताया कि घायल के परिवारजनों का उसकी बहन के ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी पंचाई में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। पीड़ित मोहन सिंह का आरोप है कि गांव मंडनपुर निवासी नरेश ने अपने बेटों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहन सिंह के पिता सियाराम के नाम आबादी पट्टे की जमीन पर नरेश ने कब्जा कर लिया था और इस पर मोहन सिंह ने एसडीएम से शिकायत की थी और उसी के चलते नरेश ने उसे बातचीत के बहाने बुलाकर गोली चला दी, जो मोहन सिंह की बाजू को छूती हुई निकल गई। घायल मोहन सिंह को पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये एक जगह थी, ये पिताजी के नाम प्लॉट था, आबादी का पट्टा था। उस पट्टे को ग्राम 71 नंबर पट्टा था, उसको मैंने कब्जा लेने के लिए दरख्वास्त लगाई। काफ़ी कार्रवाइयाँ मैंने की। आत्मदाह की मेरी कल की 30 तारीख थी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। नरेश यादव ने उस पर कब्जा किया था। उस कब्जा हटवाने के लिए मैंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की थी। और गुरुग्राम से खबर बता रहे हैं, मानेश्वर में राष्ट्रीय असहरी निकाय सम्मेलन 3 से 4 जुलाई को ICAT यानी मानेश्वर में होगा आयोजन। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने किया है तैयारियों का निरीक्षण। हरिविंद्र कल्याण ने समयबद्ध प्रबंधन के निर्देश भी दिए हैं। पार्किंग से लेकर बैठक व्यवस्था तक जानकारी ली गई। प्रतिनिधियों को हरियाणा की संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। सम्मेलन की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। हरियाणा को राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भी प्राप्त है।
और खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार के फैसले से फरीदाबाद के बीपीएल कार्ड धारकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और अब तक उन्हें 44 रुपए में मिलने वाला सरसों का तेल 1 जुलाई से 100 रुपए में दिया जा रहा है। अचानक 60 रुपए की बढ़ोतरी से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। लाभार्थियों ने इस फैसले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सरकार से मांग की है कि सरसों के तेल की पुरानी कीमतें बहाल की जाएं। उनका कहना है कि पहले सरकार ने बीपीएल कार्ड देकर राहत दी, लेकिन अब इस तरह की मूल्य वृद्धि में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रेल किराए के साथ अब रसोई का बजट भी आम जनता को भारी पड़ने लगा है। बीपीएल परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दाम वापस नहीं लिए तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे, कौन सा कार्ड है आपका? मेरा बीपीएल है। क्या क्या मिलता है इसमें? खाली गेहूं है, तेल मिलता है बस, और चीनी मिलती है। और जिसमें सरकार ने चावल भी कह रहा कि चावल मिलेंगे, साबुन सर्फ सब कुछ मिल रहा सबको। तो रिफाइन की थैली मिल रही, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार ने तेल के दाम अचानक बढ़ा दिए, क्या कहेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान? हमें तो नुकसान ही है भाई, गरीब आदमी किसी पे तो 40 रुपए भी पैदा नहीं हो रहे हैं। बीपीएल कार्ड है जिसमें मुझे गेहूँ, चीनी और तेल मिलता है। तो अब क्या कहेंगे, सरकार ने अचानक तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो 40 की बोतल आती थी अब 100 रुपए में मिलेगी। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान करा उन्होंने। जो 40 रुपए मिलती थी अब 100 रुपए मिलेगी, यानी 60 रुपए और कर्ज बढ़ा दिए इन्होंने। ये तो बहुत गलत कराया इन्होंने। अगर हमें 100 रुपए की बोतल चाहिए तो जरूर थोड़ी ना हम लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ कहीं दुकान से खरीदेंगे। तो बीपीएल का फायदा ही क्या? क्या कहेंगे, लाभार्थी हो आप, बीपीएल कार्ड है, क्या क्या मिलता है आपको इसमें? इसमें गेहूँ मिलता है, तेल मिलता है, चीनी मिलती है। तेल के दाम सरकार ने अचानक बढ़ा दिए गए हैं, क्या कहेंगे, कितनी फायदा है कितना नुकसान है? देखो जी बहुत ज़्यादा नुकसान है। गरीब आदमी बताओ कैसे करेगा, कहाँ से लाएगा? 40 रुपए सीधे उन्होंने 100 रुपये बोतल कर दी इन्होंने, तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इसको थोड़ा और कम करा जाए तेल को। और फरीदाबाद के नीलम चौक पर एक बार फिर शरारती तत्वों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अपमान किया। बीती रात प्रतिमा पर स्प्रे पेंट कर रंग डाला और इसी तरह की घटना मई महीने में भी सामने आई थी, लेकिन तब भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद, वरिष्ठ नेता विजय प्रताप और कृष्ण अत्री मौके पर पहुंचे और प्रतिमा की सफाई भी की है। नेताओं ने प्रशासन और भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि यह सुरक्षा में लापरवाही और विकृत मानसिकता का नतीजा है। आफ्ताब अहमद ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि बार बार हो रही ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराई है। नेताओं ने मांग की है कि नेहरू जी की प्रतिमा को कवर कर सुरक्षित किया जाए और अन्यथा कांग्रेस पार्टी खुद इसकी जिम्मेदारी लेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे न होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जो बैठे पीछे हो गए वो इसको बार बार करा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई वो कितनी ऊंची मानसिकता थी। आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नेहरू, हिंदुस्तान में 9.5 साल हिंदुस्तान बनने से पहले जेल में रहे अंग्रेजों के खिलाफ, पहले प्रधानमंत्री जिनका दुनिया में नाम है। इतने बड़े हिस्टोरियन, इतने बड़े राइटर, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर, इतने बड़े पॉलिटिशियन, हम अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात बीजेपी सरकार के लिए नहीं है। जानबूझ के हो रहा है। स्मार्ट सिटी में कैमरे का ये ढिंढोरा पीटते हैं। चंडीगढ़ से आ रही है खबर, जहां पर सीएम नायब सैनी की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हरियाणा में मानसून को लेकर के तैयारियों की समीक्षा की गई और जल निकासी व्यवस्था पर आला अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब करने की बात कही गई। सीएटी परीक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश के उपायुक्तों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। मुख्य सचिव से लेकर के गृह सचिव तक सभी मौजूद और विभिन्न विभागों के अफसरों को निर्देश भी दिए गए, दिशा निर्देश भी दिए गए। आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आए हैं।
रायपुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सरकारी अधिकारी शहरों में नहीं करेंगे निवेश और सरकार में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया गया आदेश, निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत बताया गया अवाचार। तो अंबिकापुर से, माफ कीजिएगा, रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया आदेश और निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अवाचार बताया गया। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक खबर, सरकारी अधिकारी शहरों में निवेश नहीं करेंगे। और अंबिकापुर से खबर बता देते हैं, भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। धौरपुर के साखोली में पुल के ऊपर से बह रहा पानी, स्कूली बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही जिले में रुक रुक करके बारिश हो रही है। अंबिकापुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश होने से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धौरपुर के साखोली में पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है और छोटे बच्चों को निकासी करने के लिए भी निकलने में भी समस्या हो रही है। खबर जांजगीर चांपा से आपको बता रहे हैं। चांपा से ये खबर, जहां दैहिक शोषण के गंभीर मामले में फरार चल रहे आतन बदमाश महेश यादव को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 14 जून को पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें से पिस्टल से धमकाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया। एसपी विजय कुमार पांडे के निर्देशन में जांजगीर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बरपाली के चौक चांपा से धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके पास से हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसकी थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। पंचराम यादव थाना सारागांव क्षेत्र का गुंडा निगरानी बदमाश है। इसके खिलाफ पीड़िता द्वारा दैहिक शोषण की शिकायत की गई थी थाना कोतवाली में, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए रिमांड पे भेजा गया है और पुलिस द्वारा इसका जुलूस भी निकाला गया है। इससे पूर्व भी कुछ उसके ऊपर आरोप लगे हैं गुंडा बदमाश के, ये क्या? जी, इसमें आरोप है, करीब 2-3 अपराध पंजीबद्ध है थाना सारागांव क्षेत्र में, जिसके कारण इसका गुंडा निगरानी बदमाश थाना सारागांव क्षेत्र में खोला गया है। और इसी बीच आ रही है अमरोहा से खबर। अमरोहा से बता देते हैं, भाजपा विधायक पर उत्पीड़न का आरोप है। अमरोहा से एक खबर बता रहे हैं आपको, विधायक की दबंगई से पीड़ित परिवार परेशान है। भाजपा विधायक पर यह आरोप, धर्म परिवर्तन की चेतावनी देकर विरोध जताया है। अमरोहा से एक खबर बता रहे हैं, करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा है और विधायक भूमि पर कब्जा करने नहीं दे रहा है। किसान ने बेची थी जमीन और फिर से विवाद जारी है। और पीड़ित परिवार अभी भी धरने पर बैठा है। धनौरा तहसील में मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है।
धर्म परिवर्तन की चेतावनी देकर करके विरोध जताया और वहीं करोड़ों की जमीन को कब्जाने का भी आरोप। धरने पर पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, पोस्टर भी हाथ में लिए है। धनौरा तहसील में पूरी तरह से मामला देखा जा सकता है और भाजपा विधायक पर उत्पीड़न का ये आरोप, ये गंभीर आरोप। विधायक की दबंगई से परेशान पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। वहीं धर्म परिवर्तन की चेतावनी देकर के विरोध जताया है, ये आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं भाजपा विधायक पर। और खबर आगरा से आपको बता देते हैं, आगरा से आ रही है खबर। और उससे पहले आपको औरैया से एक खबर बता देते हैं। चिरहुली गांव में 11,000 वोल्ट की लाइन बनी खतरा। औरैया से बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन से सिर्फ 5 फीट ऊपर झूल रहे एचटी लाइन के तार और अभी कई किसान इसकी चपेट में भी आए थे। चपेट में आए खेत में काम करते कई किसान झुलस चुके हैं और इसकी हर बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। गांव के पास से गुजर रहे ट्यूबवेल को लेकर देखा जा रहा था, एचटी लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। आगरा से आ रही है खबर, आगरा से बता देते हैं आपको इस वक्त की मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो अचानक भरभराकर गिरी शिल्प ग्राम की छत, नहीं हुई जनहानि। तो बारिश का कहर देखा जा रहा है, छत गिरने की आवाज से आसपास के लोगों में भी दहशत देखी जा रही है। तो मौके पर किसी के मौजूद ना होने से बाल बाल ये हादसा टला है और बारिश आफत बनकर आई है। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है और इसी के साथ ही शिल्प ग्राम की छत भर भराकर गिर गई और गनीमत रही कि उस दौरान उस घर में कोई नहीं था। घर में किसी के ना होने से बड़ा हादसा टला है। तो छत के गिरने की आवाज सुनकर के आसपास के लोगों में भी डर देखा जा रहा है। आगरा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार हो रही झमाझम बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और कहीं जल भराव तो कहीं छत गिर रही है। अजयेंद्र चौहान इसी खबर पर है। अजयेंद्र, जब ये बड़ी घटना हुई, हादसा हुआ, जब बारिश के चलते जो छत है वो गिरी थी, उस समय जो घर के लोग थे वो कहाँ थे? देखिए वंदना, ये जो हादसा है ये आगरा के शिल्प ग्राम का है और यहाँ पर ताजमहल की पार्किंग भी है। और ये जो छत है ये एंट्रेंस है शिल्प ग्राम का। यहाँ पर हर साल ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हर बार ही यहाँ पर रिपेयरिंग की बात कही जाती है। तेज बारिश के चलते ये छत गिरी है एंट्रेंस गेट की शिल्प ग्राम पार्किंग की, शिल्प ग्राम की, जहाँ पर ताज महोत्सव का आयोजन होता है। बड़ी बात यह है कि हर साल अगर इसका रेनोवेशन होता है तो इस तरह से हादसा कैसे हुआ। ये गनीमत रही कि यहाँ पर कोई भी पर्यटक इसके नीचे नहीं था। अगर पर्यटक होते तो बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल यहाँ पर कोई पर्यटक नहीं था आसपास में, लेकिन वहां जिस तरह से आवाज आई छत गिरने की, उसके बाद पर्यटकों में दहशत हो गई। तो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा उनसे टल गया। लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों के कार्यशैली पर एक सवालिया निशान बंधना जरूर खड़ा होता है कि ताजमहल मोनूमेंट को देखने के लिए जो लोग शिल्प ग्राम पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जहाँ से टिकट लेते हैं, उसके उस जगह पर इस तरह का हादसा होना अपने अंदर एक बड़ी बात है और
इस हादसे के बाद यहाँ पर एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि जो जिम्मेदार है वो किस तरह का यहाँ पर रिपेयरिंग रख रहे हैं, कैसी मरम्मत कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है। जी बिल्कुल अजयेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है और पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ से बता देते हैं आपको खबर, राजधानी लखनऊ से आ रही है। यूपी कैबिनेट की बैठक कल होगी और सुबह 11 बजे का समय है, लोक भवन में बैठक की जाएगी। साथ ही सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक सुनिश्चित की गई है और कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। यूपी कैबिनेट की बैठक है कल सुबह 11 बजे का समय, लोवन में बैठक। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, कल महत्वपूर्ण दिन और 11 बजे बैठक होनी है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, अनुमानित बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कल यूपी की कैबिनेट बैठक है, 11 बजे लोक भवन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। अब देखिए जिन अगर विभागों की बात करें तो इस समय जैसे ट्रांसफर पॉलिसी थी वो खत्म हो चुकी है, उस पर अब समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है। और वहीं जो पर्यावरण को लेके जो पेड़ लगाने के वृक्षारोपण कार्य चल रहा है उस पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है, उसमें कई बदलाव जो हुए हैं उसको देखा जा सकता है। वहीं क्योंकि वर्षा काल है, बारिश चल रही है, किसानों को लेके और वहीं जो आम लोगों को लेके कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। नगर विकास और बिजली विभाग के कई ऐसे प्रस्ताव हैं वो पास हो सकते हैं। और जो किसानों की निधि का जो केंद्र सरकार में मामला चल रहा है 2000 रुपए खाते देने में, वो भी कल कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है कि हाँ इन किसानों को जो केवाईसी नहीं हुई किस तरह से करवा उनको जो है किसान निधि दी जा सकती है। ऐसे तमाम कई प्रस्ताव हैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल कौशलेंद्र, ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। सीएम योगी की कल होनी है कैबिनेट की बैठक और तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से और खबर आ रही है, एक और खबर आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, यूपी में कुर्सियों का अफसरों को मोह है और वहीं ट्रांसफर के बाद भी पद नहीं छोड़ना चाहते अधिकारी। ट्रांसफर हो चुका है लेकिन पद नहीं छोड़ना चाहते। नगरीय निकाय विभाग के एई ईशान कुमार का मामला है और वो अभी भी अपने पद पर रहना चाहते हैं। लखनऊ से आगरा नगर निगम के लिए जून में ट्रांसफर हुआ था लेकिन अभी भी वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर हमारे साथ। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी। तो अभी भी गोमती नगर कार्यालय में ही अधिकारी जमे हुए हैं और ईशान कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ट्रांसफर जून में ही हो चुका है लेकिन कुर्सी का मोह उन्हें घेरे हुए है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, नगरीय निकाय विभाग के एई ईशान कुमार का ये मामला, जून में हो चुका है ट्रांसफर लेकिन मोह भंग नहीं हुआ है उनका कुर्सी का। तो अभी भी गोमती नगर कार्यालय में ही जमे हुए हैं ईशान कुमार। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं खबर। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफर नीति लागू हुई थी उसके तहत जो है ये जो ईशान कुमार है उनका ट्रांसफर किया गया था। लेकिन ये क्योंकि नगरीय निकाय विभाग को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो गोमती नगर में इनका कार्यालय है, इनका ट्रांसफर आगरा नगर निगम में हुआ है। लेकिन करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक इन्होंने वहां से रिलीविंग नहीं ली और ना ही नए जहां पे इनकी ज्वाइनिंग होनी है वहां पर अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि सभी जो पत्रावली है सभी विभागों को पहुंच गई है। वहाँ के जो डीएम है उनको पत्र भेज दिया गया है। ट्रांसफर नीति के तहत जो प्रक्रिया पूरी की जाती है वो सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन ये नगरीय निकाय विभाग जो आरआर विभाग नगर निगम का है उसको ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।
अब लखनऊ का जो मोह है वो ऐसे अफसरों को कहीं न कहीं घेर के बैठा हुआ है और यहाँ से वो जाना नहीं चाह रहे हैं। आगरा में जो पद पे इनका ट्रांसफर हुआ है वहाँ भी अगर ये नहीं जाएंगे तो वहाँ का कार्य जरूर बाधित होगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, जब ट्रांसफर हो चुका है ऐसे में ना जाना और जहां पर ट्रांसफर हुआ वहां का भी काम बाधित होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। नगरीय निकाय विभाग के एई ईशान कुमार का मोह भंग नहीं हुआ है और ट्रांसफर होने के बावजूद अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।